कैलवा विनायक 13,500 फीट पर हम एक्चुअली रूपकुंड सबमिट करके आ रहे हैं। रूपकुंड जो कि 16,000 फीट पे है और ऊपर जुनार गली सारे 16,000 फीट पे मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग आई थिंक 6 ओ क्लॉक पहुँच गया था। अभी मैं 13,500 फीट पर हूँ। 16,500 करके मैं वापस आ रहा हूँ। लास्ट नाइट हम 14,000 फीट पे यहाँ पे बकवावासा कैंप है वहाँ पे रहे थे। अभी जिस पैलेस पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे कैलवा विनायक कहते हैं। भगवान गणेश जी की मूर्ति आप देख पा रहे होंगे। स्थानीय लोगों का इस मंदिर से काफ़ी लगाव जुड़ाव है और ये वो स्थान है जहाँ पर काली मैया शिव जी को क्रॉस करके आगे बढ़ गई थी और जब उनको ध्यान आया कि मैं तो शिव जी के ऊपर साक्षात पाँव रख चुकी हूँ। जब उन्होंने शिव जी को देखा तो शर्म और लज्जा के मारे सामने ब्लैक माउंटेन यानी काली डाक के नाम से उनके नाम से मशहूर है। ये जो ये काला चट्टान काला पहाड़ आपको दिख रहा है ये ब्लैक माउंटेन उन्हीं के इसी वो ब्लैक माउंटेन में वो समा गई थी। यही वो एरिया है जहाँ पर शिव महाराज ने असुरों को संहारते संहारते जब काली माँ बेरूप हो गई थी, सारी धरती डगमगाने लग गई थी, तब देवताओं की विनती पर शिव महाराज यहीं पर लेटे थे। और गणेश जी की शिला मूर्ति आप देख सकते हैं कैलवा विनायक पर। और आज का स्टे हमारा सीधे वापस हम जाएंगे लॉजिंग बेस कैंप पर। और शायद मेरे ये जो ट्रैकर दोस्त लोग हैं ये कौसानी आज स्टे करने वाले हैं। कौसानी स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड, जहाँ पे गांधी जी ने अनासक्ति योग लिखी थी खुद आके और उन्होंने खुद कौसानी को स्विट्जरलैंड की उपमा उनके द्वारा ही दी गई थी। आगे का आंखों देखा हाल हम जैसे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पड़ाव पर वहाँ का हम आपको एक्सप्लेन करके फिर बताएंगे। बस यहाँ पर रूपकुंड की कहानी जो ये माँ पार्वती का ससुराल है। मायका तो आपका कुरूड़ में है। तो जब ये माँ पार्वती भोलेनाथ के साथ अपने घर जा रही थी तो उन्हें यहाँ पे प्यास लगी। तो भोलेनाथ ने इधर देखा उधर देखा, पूरे बर्फ की पहाड़ियाँ हुआ करती थी जैसे ये त्रिशूल पे दिख रहा है। और तो भोलेनाथ ने त्रिशूल मारकर वहाँ पे कुंड पैदा किया। तो जैसे देवी वहाँ पर गई सबसे पहले तो प्यास बुझाई, उससे पहले अपना प्रतिबिंब देखा। तो उसके बाद माँ पार्वती भोलेनाथ के पास आई तो बोला कि भाई प्रभु इतना सुंदर कुंड आपने बना दिया तो इस कुंड का क्या नाम रखूं। भोलेनाथ को तो पता था इन्होंने सबसे पहले अपना प्रतिबिंब यानी कि रूप देखा है, ठीक है। तो भोलेनाथ ने बोला आपने सबसे पहले क्या देखा। तो माँ पार्वती ने बोला मैंने अपना रूप देखा वहाँ पे, तो इसका नाम रूपकुंड। पातर नाचनी आपने नाम सुना होगा। पातर नाचनी में जो कहानी है जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा या फिर जो कवि दंतियाँ हैं उनके अनुसार जो राजा यश धवल थे वो इस स्थान पर आकर उन्होंने यहाँ पर एक रात्रि विश्राम करा। और इस स्थान पर आकर उन्होंने क्या करा कि जो उनकी नृत्यांगनाएँ थी, जो राजा का शोर शराबा होता है या फिर राजा की जो भी भोग विलासिता होती है उनके चरम पर रहते हुए उन्होंने यहाँ पर क्या करा कि अपनी नृत्यांगनाओं को नाचने का आदेश दिया। लेकिन ये तो भोले बाबा की तपस्थली है, माँ नंदा का यहाँ कर्मभूमि है, तो भोले बाबा को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, जिस कारण उन्होंने रुष्ट होकर जो नृत्यांगनाएँ थी वो इन 3 गड्ढों में जो कि आज भी जिनके अवशेष दिख रहे हैं। मैं कहूँगा कि 20 साल पहले मैं खुद इस स्थान पर आया था तो इन गड्ढों की हाइट इतनी थी कि हम लोग पत्थर फेंक के देखते थे। इसकी तो खैर 3-4 फीट ही अभी दिख रही है, इसकी भी वही है। हाँ, इसका भी जो गहराई है वो काफ़ी कम हो गई है, लेकिन 18 से 20 फीट गहरे ये गड्ढे हुआ करते थे आज से 18 से 20 साल पहले। कहीं ना कहीं मानव के लगातार इस क्षेत्र में आने से इंटरफेयर करने से ये चीज़ें जो हमारी पौराणिक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। राजा ने ये स्थान इसलिए चयनित करा कि आप इस वाली पूरी बेल्ट में जहाँ अभी देखोगे तो सबसे समतल भूमि यहाँ पर है। तो राजा जो रात्रि विश्राम के समय उन्होंने नृत्यांगनाओं को नाचने का आदेश दिया तो भोले बाबा ने उनसे रुष्ट होकर कुछ को तो पत्थरों यानी शिलाओं में बदल दिया और कुछ को धरती के अंदर उनको समा दिया। पातर नौचनिया इस जगह का जो नाम पड़ा है वो उन्हीं नृत्यांगनाओं के नाम पर पड़ा है जो
नाचते नाचते या तो शिलाओं में तब्दील हो गई थी या फिर इस प्रकार के गड्ढों में भूमि के अंदर समा गई थी। जय मां नंदा। अभी मैं खड़ा हूँ मां नंदा राज राजेश्वरी के रात्रि विश्राम स्थल पातर नौचनिया में। यहीं ऊपर मैं अभी आपको 3 गड्ढे जो मैंने बताए थे, राजा यशधवल की जब सेना इधर से गुजर रही थी, पूरे राजशाही जो उनकी यहाँ से यात्रा निकली थी, ऊपर पातर नचनियों में वो नाचे गाए। उसके बाद अगले दिन उनका जो रहने का स्थल था, यानी जो हमारा लास्ट नाइट वाला स्टे था बकवा बासा में वो रहे। बकवा बासा से थोड़ी पहले एक जगह है, ऐसी चट्टानों से घिरी है, मैं बोलूँगा कि एक गुफा टाइप की है, एक बड़े पत्थर के नीचे, एक शिला के नीचे एक डोम बना है। वहाँ पर कहते हैं कि रानी बलम्फा ने, जो यशधवल की पत्नी थी, उस दौरान वो प्रेग्नेंट हुआ करती थी, तो उन्होंने अपने बच्चे को भी वहाँ पे जन्म दे दिया। इसलिए उस जगह का नाम है बलबरानी का कुनौल। कुनौल का मतलब होता है हमारा कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अलग या क्वारंटाइन तरीके से जो रखा जाता है, वो उसको बलबरानी के कुनौल के नाम से जाना जाता है। पर कुछ लोग जो ऊपर रूपकुंड में स्केलेटन हैं, वो राजा यशधवल की सेना के भी बताते हैं। कहते हैं कि उस युग में ऊपर से बाण यानी एरो की बरसात हुई, लोहे की बरसात हुई, उस टाइप के वेपन्स टाइप के बन के आए, उसकी बरसात हुई, जिससे वो काफ़ी लोग मर गए। यानी राजा यशधवल की जो सारी सेना यहाँ ऊपर रूपकुंड तक पहुँची, रूपकुंड ही अंतिम स्थान था जहाँ पर वो सारे लोग मर गए। कोई कहता है कि ऊपर से चट्टान टूट के आए तब दब के मर गए, लेकिन कोई कहता है कि उनको भगवान शिव के प्रकोप के चलते वो मरे थे। और कुछ लोग उनको तिब्बत आक्रमणकारी हुण, जो हुण होते हैं, उनको भी मानते हैं, क्योंकि आगे जाके एक पैलेस है बलवा रानी के कुनौल के बकवाबासा साइट में ही, जिसको बोलते हैं हुणिया ठौर, जिसका लोकल जो मानना है लोकल लोगों का, ठौर का मतलब होता है जहाँ पर आदमी ठहरता है, ठहरने की जो जगह होती है। तो हुणिया ठौर से वो मतलब है कि हो सकता है कि वो लोग तिब्बत आक्रमणकारी रहे हों, या हो सकता है कि वो तिब्बती लोग यहाँ से किसी दर्रे के मार्फत, जैसे यहाँ पे रौंडी सेटल एक दर्रा है, या पासेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपना बिजनेस करते हों, कुछ ऐसा व्यापार करते हों। पर उसके बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, और कार्बन डेटिंग करके उन स्केलेटनों को अगर देखा जाए तो उनकी भी एज डिफरेंट निकल रही है, काफ़ी उनमें डिफरेंट है। कोई बहुत पुरानी है, जो पुराने वाले हैं वो ज़रा लंबी हैं। मैं कहूँगा कि एवरेज 8 फीट के वो स्केलेटन हैं। लेकिन जो बाद वाले हैं वो छोटे हैं, लाइक जैसी नॉर्मल होमो सेपियंस के आज के डेट में होते हैं 21st सेंचुरी में, उतने ही बड़े हैं। लेकिन कुछ काफ़ी बड़े हैं, उनके कुछ जूते पड़े हैं, वो भी बहुत बड़े हैं। मैं कहूँगा अगर लंबाई तो 16 से 18 फीट उन जो उनकी चप्पलें हैं उनकी लंबाई है। तो उस हिसाब से मैं कहीं न कहीं कहूँगा कि वो काफ़ी बड़े लोग थे। कहूँगा नहीं, क्योंकि मैंने खुद आज से 20 या 21 साल पहले मैं खुद वहाँ पे गया था, जब मैं छोटा हुआ करता था। तो मैंने एक स्केलेटन देखा जिसका पूरा एक हिस्सा मांस भी वैसी था, लेकिन वो ज़रा पिंक कलर का हो गया था, खाली बाहर की लेयर थी, मांस भी पूरा वैसी था। वो तो बहुत छोटा था, मैं कहूँगा कि वो तो इसी दौर का होगा। लेकिन कुछ स्केलेटन जो बहुत बड़े हैं, उनमें अभी भी मैं मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति ने अभी तक क्लियर एक्सप्लेन कर नहीं पाया, क्योंकि एक तो हिमालय बेल्ट है, बहुत साल पहले यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुआ करती थी, लोगों का आना जाना बिल्कुल भी नहीं था। फिर जाके करजन आते हैं 1899 में, वो वाइसराय बनते हैं, इधर रोड खुदवाते हैं 5-6 साल के लिए, तो वो वाइसराय होते हैं। उस दौरान ये रोड खुदा, इस रूट को करजन ट्रैक भी कहते हैं। यही आगे जाके रौंटी सेटल होते हुए 2-3 दिन ग्लेशियरों में रह के आदमी गौरा देवी का जो गांव है रैणी, वहाँ पर ये बाहर निकलते हैं। यहीं से जोशीमठ बहुत नियर बाई में इसके। अभी सुनो, मैं कहूँगा कि ज़रा क्लाउडी हो गया है मौसम। तो ये पातर नचनियाँ माँ नंदा एक दिन यहाँ पे ठहरती हैं। पहले दिन हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी बेस कैंप लोहाजंग से। फर्स्ट डे हम सबसे टफिस्ट रास्ते से आए थे, यानी जो लोकल लोगों का अपना रेन सीजन में, और हमारे लोकल लोग ऊपर रहते हैं बुग्यालों में, तो वो लोग उस रास्ते को यूज़ करते हैं। रास्ता अच्छा बना हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टीप है, इसलिए उस रास्ते से कम ही लोग आते हैं। मैं देखा सारे लड़के अंडर 25 हैं। मैं कहा मैं लेके चलता हूँ। सारे लड़कों ने बड़ा इंजॉय भी करा उसे, बोला कि भैया आपने ठीक करा, जो सबसे टफिस्ट रास्ता हमें चुना। इसलिए मैं अपने गेस्टों को भी दिल से सैल्यूट करता हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छा हमारा साथ दिया, क्योंकि साथ चलना भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मैंने मोटिवेट करा, जो मैंने बोला वो आपने फॉलो करा, ये बड़ी बात होती है। अगर आप हिल स्टेशन पर आ रहे हैं तो आप अपनी तरीके से कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर आप अपनी तरीके से लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको
एक लॉस होगा, और वो लॉस कितना बड़ा हो सकता है उसके बारे में मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो फर्स्ट डे हम वहाँ से चले थे, और जो हमारे सैफर लोगों का रास्ता होता है उसको लेते हुए हम पहुँचे थे टोल टॉप, यानी खान टॉप पे एक ढाबा है, उसी ढाबे में हम रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने 22 किलोमीटर जर्नी करके 3000 मीटर से 4700 मीटर, यानी बकवा भाषा के रिगार्डिंग, वो बकवा भाषा में हम कल रात यानी यस्टरडे नाइट हम रहे, और सुबह हमने 5 बजे फिर अपना ट्रैक चालू करा, और जाके ये सारे मेरे दोस्त लोग रुककुंड गए, और मैं ऊपर जुनार गली तक गया। जुनार गली बिल्कुल खुली हुई थी, एकदम सारे व्यूज़ दिख रहे थे। मैं कहूँगा कि 1000 किलोमीटर हिमालयी रेंज दिखती है जुनार गली से, जिसमें कि नेपाल से लेकर पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर तक का हिमालयी रेंज यहाँ से दिखता है। चौखंबा, बंदरपूंछ, और आपका नंदा देवी, त्रिशूल, मृगथुनी, और बहुत सारी पीक, मेरू, सुमेरु, बंदरपूंछ। मैं कहूँगा कि इस वाले लोकेशन से प्रॉपर इतनी सारी पीकें दिखती है, और 1000 किलोमीटर प्लस आपको यहाँ से हिमालय बेल्ट दिखती है। मैं बिल्कुल वेलकम करूँगा आपको, आप आइए। आप जितना जल्दी आएँगे, तो अभी स्नोफॉल होने से पहले अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपको कम लगेज वैगेज और कम कठिनाइयों के साथ आपको आसानी से रुकून हो जाएगा। लेकिन जैसे ही स्नोफॉल होना चालू होता है तो ये ट्रैक इम्पॉसिबल ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 5, 7 नहीं 15 से 18, 20 फीट तक बर्फ़ पड़ती है। आगे की बातें मैं बताऊँगा बैजनी में जाके।